नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का न्यूज़लेटर लेके आया हूँ। 11 अक्टूबर 2024। तो आज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि एक लेटेस्ट शोध के बारे में पब्लिश हुआ है, एक मेडिकल जर्नल में, जो पीयर रिव्यूड जर्नल है। उसका लिंक मैं दूंगा इसमें, यूट्यूब के। तो ये कहता है कि कोई भी रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि मास्क, पूरा दुनिया को जो मास्क लगा दिया था पैंडेमिक के दौरान, इससे रुकता है वायरस। वो तो सर हमको पहले भी मालूम था, हाई हाई स्कूल के बच्चे को भी मालूम था, पर ऐसा एक माहौल बना दिया था कि मास्क ना पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, मास्क नहीं पहन के आपको जुर्माना देना पड़ता है। तो अभी, और बट ये पर्टिकुलरली बच्चों में, ये जो रिसर्च किया है, ये बताया कि बच्चों में तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है मास्क। और जो भी इन्होंने किए थे, जो भी शोध किए थे, वो जानवरों में किए थे। हैमस्टर, एक छोटे छोटे जानवर, लैब में एक कोई पार्टीशन लगा दिया था मास्क के मटेरियल का। कुछ हैमस्टर यहाँ रखे थे, कुछ हैमस्टर उधर रखे थे, और फिर बोला कि नहीं देखो, इससे पार्टीशन से फैलता नहीं है ये वायरस। तो ये पर जो रियल वर्ल्ड स्टडीज किए थे, बांग्लादेश में बड़ा स्टडी किया था, और बच्चों में तो खैर कोई स्टडी हुआ ही नहीं था। और ये कहता है कि आज तक, ये पेपर कहता है कि आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं है या एविडेंस नहीं है कि बच्चों में मांस का कोई फायदा होता है, बल्कि हानि बहुत होता है। इसका ज़्यादा हमारे पास सबूत है कि मांस से बच्चों में हानि होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं, उनका सबसे जल्दी भाषा डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे सीखते हैं, स्टिमुलस मिलता है उनके ब्रेन को। तो 2 साल 1.5 साल तक अगर बच्चों को, अमेरिका में जो रिकमेंडेशन था कि 2 साल के बच्चे को भी मास्क लगाओ, तो बच्चे को, अगर 2 साल का बच्चा है, स्कूल के बच्चे, 2 साल से क्या ज़्यादा भी जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी अगर आप मास्क लगाओगे तो उनका कम्युनिकेशन में कमियां आ जाती है। और दूसरे इन्फेक्शन के भी चांस होते हैं। कितना गंदा हो जाता है बच्चों में मास्क अगर लगाएंगे तो। वही मास्क को जमीन में गिरता है, एक दूसरे का मास्क एक्सचेंज करते, बच्चे को क्या है, बड़े नहीं ठीक से मास्क अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो उसी टाइप का लगता है जैसे कि 6 6 फीट की दूरी बताया था, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस, उसका भी कोई सबूत नहीं था। इसको कबूल किया है एंथनी फॉची ने सीनेट हियरिंग में। उसने कबूल किया है कि हमारे पास 6 फीट डिस्टेंस का कोई सबूत नहीं था। बताइए, 6 फुट डिस्टेंस, लॉकडाउन, इससे कितना नुकसान हुआ है। तो ये सब अभी क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगला महामारी के लिए भी फिर से पैंडेमिक टीटी आ रहा है। डब्ल्यूएचओ ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि अगला पैंडेमिक में इससे भी सख्त हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जानकारी जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ आता है आगे, तो हमको पहले से ही पूछना चाहिए कि कहाँ है एविडेंस, हमको बताइए मास्क का कहाँ है, या लॉकडाउन का कहाँ है, या 6 फीट, और एविडेंस हमारे नुकसान का ज़्यादा है। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ है, दिन भर का वर्कशॉप में बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं। और उनमें जो डिस्कशन हुआ, वो अ, ये निकला नतीजा कि जो बड़े हार्श मेजर्स लिए थे हमने, कड़क मेजर जो लिए थे, जैसे लॉकडाउन, और ये अनसाइंटिफिक, इससे कितना नुकसान कितना फायदा हुआ, दोनों पक्ष के एक्सपर्ट थे इसमें। और ये डॉक्टर विनय प्रसाद है, जो अमेरिका में डॉक्टर है, और एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स के, और बाकी मेडिसिन में भी प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। उन्होंने उसका टिप्पणी किया है, वो स्टैनफोर्ड में जो दिन भर का वर्कशॉप हुआ था, कि कोविड 19 पैंडेमिक के ऊपर विवाद हुआ है, बातचीत हुआ है, और एक्सपर्ट्स के बीच में डिस्कशन हुआ है। और इसको ऑर्गेनाइज किया था प्रोफेसर जय भट्टाचार्य, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के। तो ये कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैंने कहा, दोनों पक्ष के लोग थे। और अभी जो
वो वाले पक्ष थे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, वैक्सीन मैंडेट, लॉकडाउन का सपोर्ट किया था। वो अभी कहते हैं, अभी तो पता ही चल गया सबको कि इससे कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ। वो अपने आप को बचाव दे रहे हैं कि उस टाइम मालूम नहीं था कि भाई ये वायरस कितना खतरनाक है, तो इसलिए अनजाने में लेना पड़ा, और उस टाइम के लिए हमने जो रिकमेंड किए थे। पर जो विनय प्रसाद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बचाव है उनका, क्योंकि शुरू शुरू में ही पता चल गया था कि ये वायरस ज़्यादा जो हेल्दी है, जो यंग है, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं करता। उनको उनको ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता, ज़्यादा उनको सीवियर केसेस भी नहीं होते। तो ये पहले ही आ गया था, जॉन यूनिट्स का पेपर WHO के ही जर्नल में आया था कि 70 साल की उम्र तक, 69 ईयर एज तक, इसका जो मोटेलिटी है 0.03% टू 0.05%। अलग अलग कंट्री में, कुछ कुछ कंट्री में तो जीरो के बराबर है, जैसे जहाँ पे मोटापा नहीं है, जहाँ पे कोमोर्बिडिटीज नहीं है। तो ये एविडेंस था, पर जो एक्सपर्ट्स थे, क्या कारणवश है, या ग्रुप थिंक में, या खुद का दिमाग नहीं इस्तेमाल किए, इन्होंने इस एविडेंस को नज़रअंदाज किया है, वो कहते हैं। और स्कूल क्लोजर के ऊपर भी काफ़ी इसमें चर्चा हुआ है। स्टैनफोर्ड में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोग कह रहे थे, जो लोग इनके पक्ष में थे, कि वो कह रहे थे कि नहीं, थोड़े दिन के लिए स्कूल बंद करना ज़रूरी था, नहीं तो फैल जाता, बच्चे दूसरे को फैलाते या बच्चे बीमार होते। पर जो इस स्टैनफोर्ड के जो मीटिंग में स्वीडन के भी एपिडेमोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है एंडर्स टेग्नेल। एंडर्स टेग्नेल जो एपिडेमोलॉजिस्ट थे स्वीडन में, स्वीडन ने, आपको याद होगा कि स्कूल वगैरह नहीं बंद किया था। और इस स्वीडन का डेटा कहता है कि स्कूल पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, स्कूल खुले रहने से कोई फैला नहीं, न बच्चे बीमार हुए, न पैंडेमिक फैला, और स्वीडन ने लॉकडाउन भी नहीं किया। तो ये एक प्रकार से एक कंट्रोल ग्रुप हो गया है। तो ये जो भी है एविडेंस अभी, ये इसीलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा, अभी जो फ्यूचर के जो पॉलिसी मेकर्स है वो ऐसे कह रहे हैं कि कोविड में जो जो स्टेप्स लिए थे वो उसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं, और अगले महामारी को उसी को स्टैंडर्ड बना के उससे भी सख्त करने का है। हमारे अभी नीति आयोग ने वो एक दो हफ्ते पहले उसका स्टेटमेंट किया था, जैसे मैंने पिछले न्यूज़लेटर में बताया। उसका WHO ने भी इसका विरोध भी किया है। कि तो इसीलिए ये जरूरी है हमको इसके ऊपर विवाद ऐसा होना। तो ये तो हम जो कहते हैं कि अपने दूसरे देश में तो ये सब अभी विवाद हो रहा है कि ये भाई पहले जो महामारी हो गया उसने हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, पर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, WHO ये पूछना चाहता है। हम तो कर रहे हैं, हमारे कई मीटिंग्स है, हमने कई कॉलेज में किए हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, पर उसमें भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता है, और न ही कोई जो मेन स्ट्रीम एक्सपर्ट्स अपना नहीं पार्ट ले रहे हैं। स्टैनफोर्ड में दोनों तरफ के लोगों ने पार्ट लिया। हम तो 4 साल से कह रहे हैं कि आए हमारे को डिबेट के लिए, हमने ऑनलाइन भी बुलाया है। दूसरे हम जो WHO के न्यूज़लेटर देते हैं या कुछ लेख देते हैं, उसमें भी हम बोलते हैं कि दूसरे पक्ष भी इसको काउंटर करे, कोई काउंटर नहीं करता है। तो ये तो बहुत गलत है, साइंस के लिए बहुत गलत है। तो हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ अभी हाल ही में 2 दिन पहले नैरेटिव पहले से ही बनाया जा रहा है कि अगले महामारी में क्या करना है। और जो सौम्या स्वामीनाथन थी, जो पैंडेमिक के दौरान WHO में चीफ साइंटिस्ट थी, अभी वो इंडिया का गवर्नमेंट के एडवाइजर में है, किसी कैपेसिटी में है। तो वो बोल रहे हैं कि अगला पैंडेमिक जैसा फिर से आ सकता है और बार बार आ सकता है। देखिए, ये तो डराने वाली बात है। तो उन्होंने कहा, हम कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत होती है रॉयल्टी के लिए, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। एक किंग मरता है, दूसरा किंग आ जाता है, तो किंग का ये खाली नहीं रहता है जो सिंहासन है। तो ये पैंडेमिक को अभी किंग बना लिया कि एक पैंडेमिक खत्म हो गया, पर पैंडेमिक दूसरा आ जाएगा। पैंडेमिक इज ओवर, लॉन्ग लिव द पैंडेमिक। तो इनको तो ऐसा अभी एक नशा टाइप हो गया है कि हमेशा एक क्राइसिस बना के रखे, एक क्योस बना के रखे। तो ये सौम्या स्वामीनाथन कह रही है कि
एक जो अभी चीफ साइंटिस्ट थी WHO की, और ये चेयर कर रहे थे कोई सेशन, कोई हेल्थ लीडर्स का समिट था, ये इकोनॉमिक टाइम्स में इसका रिपोर्ट है। हेल्थ लीडर समिट में इसको स्पॉन्सर क्या किया था, बड़े बड़े फूड और फार्मा इंडस्ट्री ने इसको स्पॉन्सर किया था, ये जो मीट वर्कशॉप था। अभी देखिए स्टैनफोर्ड में यूनिवर्सिटी कर रहा है। अभी हमारे ये क्या है, एक्सपर्ट्स ये किस प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, जहाँ फार्मा इंडस्ट्री इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जहाँ पे फूड इंडस्ट्री इनको स्पॉन्सर कर रहा है। अब ऐसे में डॉक्टर को बोलते हैं आप फार्मा इंडस्ट्री से नहीं लो, पर जो हमारे बड़े साइंटिस्ट अगर इस प्लेटफॉर्म में आए तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने, ये बड़े बड़े फार्मा थे, सेल्स फोर्स था, फूड इंडस्ट्री था, टकेडा फार्मास्यूटिकल्स था, ये फिर आपके नॉर्डिक्स था, और कई ऐसे फार्मा इंडस्ट्री है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज भी थे, गूगल वगैरह, फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में हमारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं और अगले महामारी का हमको घबराहट फैला करते हैं। और वीडियो मैसेज में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि पैंडेमिक जैसे फिनोमेना आ सकता है, और इससे फ्रीक्वेंटली आएगा, बार बार आएगा, और इसके साथ हमारा क्लाइमेट चेंज से भी बहुत बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखिए ये सब अभी इमेजिनरी चीज़ें, आप आगे का फ्यूचर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी कितना हो कितना नहीं है उसके ऊपर भी विवाद होना चाहिए, और इसको डायरेक्टली हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, और हमको बराबर इक्विटी और हेल्थ सिस्टम रेजिलिएंट होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वो मानते हैं, वो मानते हैं, पर हम एक चीज़ कहेंगे कि आगे का क्यों देख रहे हो, आज के तारीख में हमारे यहाँ बड़े बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो WHO का कंसर्न ये है कि ये सीनियर साइंटिस्ट स्वामीनाथन है, वो की एडवाइजरी रोल है, गवर्नमेंट को अच्छा काम कर सकते हैं, पर वो एक भय फैला रहे हैं आगे का महामारी का, और क्लाइमेट को भी बता रहे हैं, ये सब है, पर ये सब में क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स है, इसमें हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। न्यूट्रिशन कमजोरी है हमारे यहाँ, न्यूट्रिशन की बहुत कमजोरी है, खान पान नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को, उससे चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन हाईएस्ट रेट्स है। वो पेंडेमिक नहीं है क्या? और आगे का भी, और ये बेसिक न्यूट्रिशन एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन, ये सब में अगर अच्छा किया जाए तो कोई पैंडेमिक नहीं आ सकता। अगर आएगा भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा, हमारा ये कहना है। और हम कोविड 19 को पैंडेमिक मानते ही नहीं है, क्योंकि उसका जैसे पहले बताया कि शुरू में ही पता चल गया कि 0.05% उसका मोर्टेलिटी रेट है, जो कि हमारे दूसरे जो बीमारियां हो रही है, जैसे हमारे देश में टीबी की बीमारी है, टाइफाइड की है, मलेरिया है, और कई है, अभी डेंगू चिकनगुनिया से तो मालूम है पूरा देश पीड़ित था। इसका जो मोर्टेलिटी है ये 0.05 से ज़्यादा है, लोग मरते हैं ये सब बीमारियों से। टीबी से मरते, अभी हम कुछ आंकड़े दे रहे हैं, जैसे टीबी से रोज 1400 भारतीय का जान जाता है, टीबी से 1400 भारतीय रोज जान जाता है। और एक चीज मैं बता दूं, पहले भी मैं बताया था 2-3 हफ्ते पहले, अभी 3-4 महीने टीबी का इलाज 6 महीने चलता है, 6 से 9 महीने, 4 महीने 5 महीने से कुछ दिन पहले टीबी की दवाइयाँ नहीं थी, जो पेशेंट जहाँ आते हैं टीबी सेंटर्स में दवाई लेने के लिए, और उनको अगर दवाई बीच में इंटरप्शन हो जाए तो वो बड़ा घातक टीबी हो जाता है, वो फिर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है, फिर दूसरी दवाई, वो दवाई काम नहीं करती है, और वो फैलता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो 1400 लोग जिसमें मर रहे हैं, और उसका 4 महीने में गवर्नमेंट सप्लाई बंद था, टीबी का दवाइयाँ नहीं मिल रही थी पेशेंट्स को, और इसमें तो कई लोग अपना ट्रीटमेंट बंद कर देंगे, उनकी मौतें दूसरे को फैलाएंगे। ये नहीं है क्या हमारे लिए पेंडेमिक? और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर स्वामीनाथन टीवी में स्पेशलिस्ट कहती है अपने आप को, टीवी में काम किया है, तो इसके ऊपर उनका कर्ज फर्ज नहीं बनता है कि आगे का जो चीज़ अभी आया नहीं उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आज के तारीख में जो समस्या है उसको आप सुलझा नहीं रहे, तब आपको इंटरनेशनल डोनर नहीं मिलते हैं कि ये टीबी की दवाई जिसको ये करे, आप पहले से जो बीमारी नहीं आए उसके लिए वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बातचीत कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा। तो ये एक टीबी है। दूसरी बात ये भी आप बता दें कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, और रोज 4000 बच्चे इंडिया में मर रहे हैं,
ड्यू टू प्रिवेंटेबल डिजीज। तो इसको बारे में, वो पैंडेमिक से ज़्यादा बड़ा ये पैंडेमिक नहीं चल रहा है। दो ही चीज़ हम पकड़ लिए, टीबी जो कि वो एक्सपर्ट कहती है अपने आप को, और एक बच्चे का जिसको पीडियाट्रिक्स में कि वो स्पेशलिस्ट है। बच्चे मर रहे हैं 4,000, उसको कोई फिक्र नहीं है। एक मंकी पॉक्स केस आ जाता है, इमरजेंसी मीटिंग हो जाता है। एक पैंडेमिक आता है, इमरजेंसी मीटिंग हो जाता है। जो कि 0.05। कोविड से कितने मरे थे? 4,000 मरे थे। पीक में भी नहीं मरे थे 4,000 हमारे इंडिया में सेकेंड वेव में। और वो भी इन्फ्लेटेड है, किसी को भी आरटीपीसीआर है, कोई सी भी चीज़ से मर रहा है, उसको आपने कोविड दिखा के खींच खींच के आपने फिगर बढ़ाए थे। यहाँ बिगर खींच के 4,000 बच्चे रोज मर रहे हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा मर रहे हैं हमारे यहाँ। कौन नोट कर रहा है? कोविड जैसे गिनती हो रहा है क्या इन बीमारियों का? टीबी में 1,400 मर रहे हैं, इसमें 4,000 मर रहे हैं। इसको ये पेंडेमिक नहीं कहेंगे हम इसको? तो यही यूएचओ का कंसर्न है। तो ये एक मुद्दा मैं बताना चाहता था। एक और मुद्दा है, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया कि डॉक्टर्स को तो अभी छोड़ दीजिए, वो पुराने हो गए। अभी जो ड्रग कंपनीज है, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स है, वो पेशेंट ग्रुप्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। पेशेंट ग्रुप्स को वो दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, और पेशेंट के थ्रू दवाई को डिमांड कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे कान को नहीं पकड़ के ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कि डॉक्टर को तो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो अभी कुछ लोग इसके ऊपर नजर रख रहे हैं कि डॉक्टर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पेशेंट का इसकी तरफ से ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कहता है। मैं लिंक डालूंगा, 26 सितंबर का एक लेख है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, कि ड्रग कंपनीज ने 110 मिलियन यूरो दिए हैं यूके में पेशेंट, और यूरोप में, पूरे यूरोप में 110 मिलियन यूरो दिए हैं पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन को, पेशेंट के जो ग्रुप्स है 222 में। दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्लूडेड ग्लोबल, बड़े बड़े कंपनी हैं, फाइजर, नोवो नॉर्डिक्स, एस्ट्राजेनेका, जिसने कि कोविशील्ड बनाया था, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि इंडिया में यूज हुआ था, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा। ये बड़े बड़े फार्मा है। और इन्होंने कितना, 11,000 पेमेंट्स किए हैं 3,000 पेशेंट ग्रुप्स को। पूरा कब्जा कर लिया है। डॉक्टर को तो पहले ही किया था, अभी पेशेंट को भी ये कब्जा कर रहे हैं कि इनके इन्फ्लुएंस करके पैसा। दिस डोनेशन हेल्प फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू अचीव देयर एम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट विद द हेल्थ ऑफ द पीपल एट सेकेंडरी कंसिडरेशन। हेल्थ से उनको कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट से ही मतलब है। हाई प्रेशर मार्केटिंग करते हैं पेशेंट के थ्रू। और ड्रग, थोड़े बहुत पढ़े लिखे आजकल पेशेंट है, वो तो बड़े, उनको शायद डॉक्टर से ज़्यादा उनको दवाइयों में विश्वास है आजकल। अब उनके थ्रू वो पेशेंट क्या है, डॉक्टर और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप ये दवाई हमको क्यों नहीं दे रहे, ये कहें। और डॉक्टर फिर बेचारा दे देता है। वो सोचता हम नहीं देंगे तो पेशेंट और कहीं चला जाएगा। तो ये कुछ कारण है। तो ईएचओ को ये भी कंसर्न है कि ऐसे डॉक्टर्स जो गिफ्ट और पैसा और हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं, तो अभी पेशेंट के ऊपर भी कुछ ऐसा बंदिश होना चाहिए कि वो भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट। पर अभी क्या पता कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा अगला मुद्दा है कि ऑस्ट्रेलिया में तहलका मच रहा है किस चीज़ का, कि मंकी पॉक्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वहाँ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वैक्सीन कम है मंकी पॉक्स का, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में केसेस हो रहे हैं। और इसको अभी छूट दे दो कि कोई भी वैक्सीन ले सकता है। पहले क्या, डब्ल्यूएचओ और सीडीसी का गाइडलाइन से सबको वैक्सीन नहीं बोला, खाली हाई रिस्क ग्रुप को बोला है, और हेल्थ वर्कर वगैरह है। अभी ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं कि मंकी पॉक्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सबको दे दो अगर चाहते हैं तो। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है मीडिया में कि ये बड़ा डेडली, और डेडली क्या, अभी तक केसेस मैं बताता हूँ कितने हुए हैं कि 736 केसेस हुए इस साल ऑस्ट्रेलिया में, कंपेयर टू 144 इन 2022। अब टेस्टिंग भी ज़्यादा कर रहे होंगे या डायग्नोस पता नहीं कैसे कर रहे हैं। ऑल द केसेज ऑस्ट्रेलिया आर लेस वेरुलेंट। और जो केसेस हुए वो 2B क्लेड, जो पहले वाला क्लेड से हुए, जिससे कि कोई घातक नहीं, लाखों केस हुए थे। और 0.22 मर्टेलिटी आया था वो। HIV पॉजिटिव में होते ये केसेज, एसटीडी पेशेंट्स में होते, हेल्दी में इसका भी 0 मोर्टेलिटी है। और अभी तक वेन द एक भी डेथ नहीं हुआ, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में बाजा बज रहा है कि मंकी पॉक्स वैक्सीन सबको दे दो। तो हम, यूएचओ ये चाहता है कि ये केसेस के बारे में हमको और जानकारी दिया जाए पब्लिक को, कि किस टाइप के केसेस है। ये होमोसेक्सुअल, क्योंकि पहले जो हुए थे यूरोप में 2022 में,
वो होमोसेक्सुअल्स में हुए थे, ड्रग एडिक्ट्स में हुए थे, HIV पेशेंट्स में हुए थे। 90% केसेस इन होमोसेक्सुअल एंड हाई रिस्क ग्रुप। आम आदमी को नहीं होता है, तो ये इतना फैलता भी नहीं है इसका अटैक रेट भी। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यौन संबंध से होता है, जो कि अनप्रोटेक्टेड और प्रोमिस्क्यूअस कई पार्टनर्स रहते हैं, और होमोसेक्सुअल्स पर्टिकुलरली। तो उसके ऊपर जानकारी देना चाहिए, सेफ सेक्स देना चाहिए, तब कोई डर नहीं है। वैक्सीन पहले से इसका इतना जरूरी नहीं है। और वो वैक्सीन जो है वो रिपर्पस्ड वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को रिपर्पस किया है। तो उसका भी अभी हमको पता नहीं है कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, और मंकी पॉक्स को बचाएगा भी कि नहीं, क्योंकि पहले कभी मंकी पॉक्स में इस्तेमाल नहीं किया ये वाला रिपर्पस वैक्सीन, तो इतना मास स्केल में नहीं देना चाहिए। और पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखना चाहिए वैक्सीन, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, पर स्मॉल पॉक्स बीमारी भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस था। तो मंकी पॉक्स के लिए यूएचओ अभी एडवाइस नहीं करता है सेफ सेक्स एंड अदर थिंग्स, और आम आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं एडवाइस करता है। ऑस्ट्रेलिया से ही एक और मुद्दा है कि एक ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ब्रॉडबैंट, रसेल ब्रॉडबैंट। उन्होंने एक खत लिखा है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि कोविड वैक्सीन्स का जो खतरा है, काफ़ी कंसर्न है, कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि कोविड वैक्सीन का जो डीएनए है, कंटेमिनेशन है, डीएनए कंटेमिनेशन, वो नैनो पार्टिकल के साथ ह्यूमन सेल्स के साथ घुस जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। उससे लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, ये कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि इमीडिएटली वैक्सीन को रोक दीजिए, जांच कीजिए। और जांच क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल जांच होना चाहिए, जो ऐसे साइंटिस्ट जांच करे जिनको कोई ड्रग कंपनी का स्पॉन्सर नहीं है, जिनको कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और उन्होंने कई एक्सपर्ट्स का दो चिट्ठियां लिखी थी, पहले वाली चिट्ठी, अभी वाला चिट्ठी शायद 25 सितंबर को लिखा था, उसके पहले 20 सितंबर को लिखा था। उसमें दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी कई साइन करके प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ओपन अपने उन्होंने वेबसाइट में डाला है, अपने ट्विटर हैंडल में, रसेल ब्रॉडबैंड, लिंक भी दूंगा। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कि रिसर्च, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का नाम भी दिया है जिन्होंने कई रिसर्च किया है और अपना चिंता बताया है कि इससे क्या होता है कि जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे ह्यूमन बॉडी में, इम्यून सिस्टम जो हमारा बचाव शक्ति कम होने का संभावना है, ज़्यादा कैंसर होने का संभावना है, और इम्यून सिस्टम हमारे को बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होने का संभावना है, और हेरिडिटरी इफेक्ट्स भी होने की संभावना है। क्योंकि तो थरर, वो कहाँ एक संभावना बोला है, पर कहा है कि इसमें थरर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और तब तक ये वैक्सीन। तो यूएचओ को लगता है कि अभी शायद कुछ ऐसी बातचीत तो हो रहा है, पार्लियामेंट में हो रहा है, या प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं। और ये ऐसा है, इन्होंने इतने सारे मुद्दे के साथ ये दिए हैं, इतने सारे एविडेंस के साथ, इतने सारे एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, कि यूएचओ को लगता है कि ये शायद इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को। और एक बार एक देश में ये मुद्दा उठ गया है, तो दूसरे देश में भी ये मुद्दा उठेगा। और जैसे एक गजल है ना, दिल में एक लहर आई है, कहीं ताजा हवा आई है कहीं से, एक शायद ऐसा गुलाम अली का गाना है, मेरे को आता नहीं है, पर उसका यही कुछ भाव हमको भी लग रहा है कि शायद एक ताजा हवा आई है कहीं ऑस्ट्रेलिया से आई है। और इससे कोई लहर हमको है कि उम्मीद की लहर दिख रही है कि ये शायद धीरे धीरे बदलाव आए। जांच तो करें पहले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही में नुकसान करता, पर जांच ही नहीं कर रहे हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसका एक ऑस्ट्रेलिया का ये मुद्दा है। और इसका जो अगला मुद्दा है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कि एक लेख आया है अभी 4 दिन पहले, एक एनल्स ऑफ पुलिस मेडिसिन, पोलैंड से एक जर्नल है, पीयर रिव्यूड। उन्होंने कहा है कि विंड्स ऑफ कि चेंजिंग व्यूज ऑन कोविड वैक्सीन, वो पूरा लेख में रिव्यू किया है उन्होंने लिटरेचर का, कोविड वैक्सीन के लिटरेचर में। जो ऑथर्स है उन्होंने कहा है कि शुरू शुरू में पहले 2 साल में तो कोई बोल ही नहीं रहा था, जितने भी लेख आ रहे थे, रिसर्च आ रहा था मेडिकल जर्नल्स में, उसमें आ रहा था कि 100% सेफ है, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। पर पिछले 2 साल से कुछ ऐसे आर्टिकल्स आने लगे जो कि जर्नल में छपने लगे, मेडिकल जर्नल लिटरेचर में, जहाँ कह रहे हैं कि सीरियस साइड इफेक्ट्स होने की संभावना है कुछ लोगों को। तो यहाँ तक कि क्या क्या साइड इफेक्ट है पिछले 2 साल में आ रहे हैं,
उन्होंने पूरा इसका जर्नल में, इस आर्टिकल में पूरा उन्होंने कह दिया है कि ये एबल टू पब्लिश, कि पहले तो पब्लिश ही नहीं हो रहा था सीरियस साइड इफेक्ट्स, तो अभी 2 साल से पब्लिश हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में पॉलिटिक्स और ग्रीड, लालच और कमर्शियल इंटरेस्ट और कैरियर अपना डॉक्टर्स का, उससे साइंस को दबा दिया गया था। अभी साइंस शायद उभर रहा है। और जैसे कि मायोकार्डाइटिस, गिलिन बारे सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस, खून के धब्बे जम जाना, ये सब अभी जर्नल्स में आ रहा है। और आपको मालूम है कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड विड्रॉ भी हो गया है मार्केट से, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने कबूल किया है एस्ट्राजेनेका ने कि हाँ, इससे खून के धब्बे हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक ताज़ा हवा आ रही है धीरे धीरे। सो क्योंकि ये आदमी का जान दांव में है, अगर हम इसका नहीं करेंगे शोध तो। और आखिरी मुद्दा ये है कि अभी 2 दिन पहले ही आया थे खबर कि अभी देखिए, एक फार्मा कंपनी नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, फूड इंडस्ट्री भी इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिसी। ये एक आखिरी मुद्दा है कि खाली ऐसा नहीं है कि दवाई और वैक्सीन ही बिगर पूरे रिसर्च के एविडेंस से रोल आउट किया जा रहा है, कुछ खाने के सामग्री भी, जैसे अभी फोर्टिफाइड राइस को रोल आउट किया है, अनाउंस किया है कि चावल में माइक्रोन्यूट्रिएंट और आयरन और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ उसको मिला के बांटेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो कि अनीमिया मुक्त भारत करेंगे, या न्यूट्रिशन को, पोषण को बढ़ाने के लिए। एक ये हमको इससे थोड़ा डिस्टर्ब है, हमको हमको थोड़ा चिंता है। क्यों है वो हम बता रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 17,082 करोड़ रुपए, 17,000 के ऊपर, 17,000 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स पेयर के पैसे से उन्होंने एक स्कीम रोल आउट किया है यूनियन कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में। अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सल फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, जो चावल में फोर्टिफिकेशन करके, मिला करके उसको टोट टार के फिर से बनाते हैं अपना प्रीमिक्स, जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, आयरन रहता है, वगैरह वगैरह। ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड अदर वेलफेयर इनिशिएटिव्स, द रोल आउट 4 साल तक चलेगा, दिसंबर 224 से लेके 28 तक। कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, जैसे हम कह रहे थे चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन हमारे ज़्यादा है, बाकी लोगों में एनीमिया है, 70% लोगों को कहीं कहीं एनीमिया है, 50% से 70% औरतों को खून की कमी है। तो ये अगर फोर्टिफाइड राइस से, इनका कहना है कि ये सब ठीक हो जाएगा, जबकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। इसका अभी तक जितने भी साइंटिफिक स्टडीज किए हैं, कॉकरेन रिव्यू तक कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है इससे एनीमिया दूर होता है या न्यूट्रिशन अच्छा हो जाता है, खान पान अच्छा होता है। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, लोगों को खुद अच्छा फूड लेना है, नेचुरल फूड लेना है। ये फोर्टिफिकेशन से नहीं होता, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स की चिंता है। कुछ लोगों में आयरन जमता रहता है, अभी जिनको आयरन की जरूरत नहीं है उनको आयरन दोगे तो वो नुकसान पहुंच सकता है, बॉडी में जमा हो जाता है, वो निकलता नहीं, उससे नुकसान होता है। उसके अलावा कुछ लोगों को किसी प्रकार की ऐसे आरबीसी डिफेक्ट्स रहते हैं, सिकिल सेल या थैलेसीमिया, उसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है उनको काफ़ी। और कई ऐसे हमारे ट्राइबल बेल्ट है, बल्कि गरीबों में ही ऐसे बेल्ट है ट्राइबल एरिया में, जो कि आप जिनको आप ये राइस दोगे तो उसमें कौन देखेगा नुकसान। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स, यहाँ तक के नीति आयोग के कुछ एक्सपर्ट्स थे, पास्ट एक्सपर्ट्स और पास्ट गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी अपना चिंता बताया था, 2-3 साल से बता रहे हैं कि ये स्कीम बिगर बिगर पूरा इसके ऊपर शोध किए हुए ये स्कीम को रोल आउट नहीं करना चाहिए। पर जितने भी एडवाइस को नज़रअंदाज किया हुआ है। यूएचओ ने भी 1 साल 1.5 साल पहले जून में न्यूज़लेटर में इसके बारे में चिंता बताया था कि ये कई 2-3 साल से ये बात चल रहा है।
प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को भी अनाउंस किया था कि हम ऐसे राइस, और जो भी स्टडीज है वो सब इंडस्ट्री है जो फूड। तो ये कई एक ग्रुप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, कलेक्टिव जर्नलिस्ट का कोई ग्रुप है। उन्होंने पूरा जांच किया है कि इसमें भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कंपनीज है, जो कि एक डच कंपनी का जो नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, रॉयल डीएसएम एनवी, एक जो कि प्रीमिक्स बनाता है, जो मोनोपोली है, जो फोर्टिफाइड राइस का जो रॉ मटेरियल बनाता है प्रीमिक्स, वो राइस के ग्रेन को तोड़ते हैं, फिर उसके साथ मिला के फिर से रीशेप करते हैं, इसका पूरा प्लांट बनता है फोर्टिफिकेशन का। करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट हो जाता है। और ये एक ग्लोबल जायंट है, और इसमें बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री के ये 6 बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री इसमें शामिल है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी में बैठते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उन्होंने निकाला है जांच करके। और गवर्नमेंट ने इन्हीं के साइंस को लेके गाइडलाइन बना दिया। इन्होंने अपना ही इंडस्ट्री अपना ही रिसर्च कर रहा है, जो कि अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कर रहा है कि इससे थोड़ा सा पर जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स कई स्टेट में चालू किए थे, किसी भी पायलट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कोई साउंड रिसर्च के पहले ही ये रोल आउट कर रहे हैं। तो ये भी जैसे जल्दी हाथबाजी में कर रहे हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत है। और इसमें भी बिल और मेलिंडा गेट्स का ये है, एक उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स का भी फोर्टिफाइड राइस में, जिनका एक ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, GAIN, ये प्राइमरी डोनर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जैसे वैक्सीन में घूम फिर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, फोर्टिफाइड राइस में भी बहुत बड़ा रोल किनका है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। 15 अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था फोर्टिफाइड राइस सप्लाई किया जाएगा, और नीति आयोग वालों ने प्लान बनाना चालू कर दिया था फॉर दिस डे। फिर इन्होंने क्या किया, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स का जो गेन है, जिसको हमने क्या कहा था, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, इनको दे दिया था फाइल नोटिंग कि वेदिका शेखर एंड एसोसिएट नीति आयोग, अ डिटेल इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान विल बी डेवलप्ड। और राइस फोर्टिफिकेशन विथ गेन, गेन मतलब बिल मेलिंडा गेट्स का जो ये ग्लोबल अलायंस है न्यूट्रिशन के लिए, उनको ये उनके मदद से। और ये यहाँ तक है कि 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसका भी नोटिंग है कि बिगर शोध किए हुए, बिगर रिसर्च किए हुए फोर्टिफाइड राइस में फायदा है या नुकसान, इसको नहीं, प्रीमेच्योर है, इसको रोल आउट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट का ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें ऑब्जेक्शन किया था। उसके बावजूद भी कितना इन्फ्लुएंस हो जाता है ये बिग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये चिंता है। यूएचओ ने, जैसे मैंने कहा था, हमने अपना चिंता आज से 1 साल से ज़्यादा पहले हमने इसको एक न्यूज़लेटर में, हमारे पूरा साइट में देख सकते हैं, 9 जून 223 का न्यूज़लेटर में हमने कहा था कि ये राइस फोर्टिफिकेशन सोच समझ के करना चाहिए, बिगड़ सोच के नहीं करना चाहिए। पर हमको लगता है कि इसमें भी प्रॉफिट और पॉलिटिक्स है, और इसमें भी साइंस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आज का हमारा इतना ही है।